देखिए, आज अध्याय 8 शुरू करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता का। ये जो अध्याय 8 है, इसमें निवारक कार्रवाइयां दी गई हैं। कौन सी कार्रवाई दी गई? निवारक कार्रवाई, परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार बने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित जो अध्याय है, इसमें कौन सी कार्रवाई है? निवारक कार्रवाई, मतलब अपराध होने से पहले रोकने वाली कार्रवाई है। इसमें धारा 106 को छोड़कर बाकी के पूरे सेक्शनों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट या कह लीजिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर दिए गए हैं, है ना। धारा 106 को छोड़कर बाकी पूरे सेक्शनों में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संबंधित है, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेटों से संबंधित अध्याय है। और एक काय से संबंधित है? निवारक कार्य। निवारक का अर्थ क्या है? अपराध होने से पहले ही रोक लेना है उस चीज को, कोई अपराध होने से पहले ही उसकी रोकथाम कर लेना। तो इसके जो अध्याय 8 है इसमें बताया गया है। देखिए, धारा 106 जो है, दोष सिद्धि पर, ये कौन सी है? दोष सिद्धि पर, ये याद रखेंगे, ये दोष सिद्धि पर है। बाकी सब दोष सिद्धि से पूर्व में, ये दोष सिद्धि पर है कि दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, परिशांति मतलब शांति बनाए रखने के लिए, सदाचारी बने रहने के लिए किसी व्यक्ति से प्रतिभूति लेना, यानी गारंटी लेना, है ना। किस बात की गारंटी लेना? कि सदाचारी बना रहेगा, ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जैसा उसने किया है। तो ये कौन किसको पावर है इसमें? देखिए, इसका पहला क्लॉज देखते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है इसमें, है ना, 106 में। तो ये कहता है, जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्ध ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकेगा कि वह 3 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित पंथपत्र निष्पादित करे। ये क्या कह रहा है कि कौन कौन सा न्यायालय? पहले देखिए, ये कह रहा है कि सेशन न्यायालय, ये याद रखना है आपको। पहला कौन सा है? सेशन न्यायालय। दूसरा कौन सा न्यायालय कह रहा है? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सा न्यायालय हो सकता है? सेशन न्यायालय और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये कब? जब न्यायालय क्या कर रहा है? उपधारा 2 नीचे अपराध दिए गए उन अपराधों में जब क्या करता है? वो दोष सिद्ध करता है किसी व्यक्ति को। जब वो दोष सिद्ध करता है या कह लीजिए सिद्ध दोष ठहराता है, मतलब उसने अपराध उस पर, अपराध का उस व्यक्ति को दोषी ठहराया है, और तब न्यायालय की राय है, न्यायालय की क्या राय है? कि ऐसे व्यक्ति से सदाचारी बने रहने के लिए क्या भराना चाहिए? बॉन्ड भराना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति से बॉन्ड भराने के लिए कह सकता है। तो कितने वर्ष का बॉन्ड भरा सकता है? इसमें कहता है कि 3 वर्ष तक का। कितने वर्ष तक का बॉन्ड भरा सकता है? वो 3 वर्ष तक का। ये भी याद रखना है, कितने वर्ष तक का बॉन्ड भराता है? 3 वर्ष तक का बॉन्ड भरा सकता है कि भैया जब आपको सजा हो गई है तो 3 वर्ष तक आप सदाचारी बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मान लो कोई व्यक्ति को 2 साल की सजा हुई, 2 साल बाद जब वो न्यायालय को क्या कहते हैं, जेल से छूटता है, जेल से छूट के आने के बाद ये बॉन्ड कब से परिवर्तन होगा? जब वो छूट के आएगा, उसके बाद वो 3 साल तक क्या बना रहेगा? सदाचारी बना रहेगा। ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उसने किया था, जिसके लिए उसे दोष सिद्धि हुई थी। ऐसा अपराध को दोहराएगा नहीं, या सदाचारी बना रहेगा, या कह लीजिए परिशांति बनाए रखेगा। तो इस तरीके का बॉन्ड कब लागू होता है? जब वो दोष सिद्धि होकर छूट के आता है तब से लागू। ऐसा नहीं कि उसी के संग नहीं चलता। जब वो सजा काट के आता है तो न्यायालय पहले ही बॉन्ड भरा लेता है कि आप 3 साल तक क्या बने रहेंगे? सदाचारी बने रहेंगे, यानी उस तरीके का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। तो इस तरीके का बॉन्ड न्यायालय द्वारा उससे भराया जा सकता है। कौन कौन सा न्यायालय भरा सकता है? सेशन न्यायालय भरा सकता है या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भरा सकता है। इसके अलावा कौन न्यायालय और भरा सकता है? अभी देखिए, इसका 5वां चौथा क्लॉज देखिए, इसमें लिखा है, इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा भी जब पुनरीक्षण की अपनी शक्ति में प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि अपील न्यायालय द्वारा भी भराया जा सकता है, अपील न्यायालय। तो इसका अर्थ कौन कौन भरा सकता है? इसमें लिखा है ना चौथा, इस धारा के अधीन अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा भी जब
पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, तो इसके द्वारा, इसका मतलब कौन कौन भरा सकता है, सेशन न्यायालय भी भरा सकता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट भी भरा सकता है, और कोई अगर अपील न्यायालय है तो उसके द्वारा भी बॉन्ड भराया जाए। तो तीनों तरीके से क्वेश्चन आता है, मोस्टली तो यही आता है कि कौन कौन भरा सकता है, ये तो भराते ही है, पहला क्लॉज कहता है, चौथा क्लॉज कहता है कि भैया पुनरीक्षण न्यायालय और अपील न्यायालय भी भरा सकता है। तो अपील न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय दोनों के दोनों भरा सकते हैं। जब अपील न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय कौन होगा, जो इनसे वरिष्ठ न्यायालय है, जहां इनकी अपील होती है, जहां इनका पुनरीक्षण होता है ना। कहा उसमें ये नहीं लिखा कि कौन सा न्यायालय में होगा, तो जहां भी होता है वो न्यायालय, अगर हाई सेशन का हाईकोर्ट में होगा तो हाईकोर्ट पर भी भरा लेगा उससे, है ना। तो जो काम ये नीचे के ऊपर निचले न्यायालय कर सकते हैं वो ऊपर का न्यायालय भी कर सकता है, तो उसके द्वारा भी भराया जा सकता है। तो अपील न्यायालय या पुनरीक्षण की लिख लीजिए, पुनरीक्षण न्यायालय, न्यायालय, इनके द्वारा भी क्या भराया जा सकता है, बॉन्ड भराया जा सकता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो ये दोनों आया ऑप्शन ये आ गया, या मान लीजिए कभी कभी ये तीनों ऑप्शन आ गए, तो फिर उसमें आपको पूरा उपरोक्त सभी लगाना आंसर। कई लोगों को ये दोनों याद रहते हैं तो ये ध्यान ही नहीं रहता। चौथा क्लॉज कहता है कि भाई अपील न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय भी भरा सकता है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब ये कह रहा है कि कौन कौन से अपराध है, दूसरा क्लॉज के भैया कौन कौन से अपराध हैं जिसमें वो बॉन्ड भराएगा परिशांति कायम रखने के लिए। ये कहता है भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 के अधीन दंडनीय कोई अपराध, तो ये याद रखना है, आईपीसी लिख लीजिए, आईपीसी का चैप्टर जो है 8 के अधीन कोई दंडनीय अगर अपराध है तो ऐसे अपराध जो धारा 153 ए या धारा 153 बी 154 के अधीन दंडनीय अपराधों से भिन्न है। तो ये कह रहा है कि कौन कौन किनसे कौन से अपराधों से भिन्न है, इनसे भिन्न अपराध होना चाहिए। 153 ए या 153 सॉरी 153 बी, 153 बी और 154 इनको छोड़ के इनसे भिन्न अपराध है। तो कुल मिला के आपको भी याद रखना कि अध्याय आईपीसी का जो चैप्टर आप वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन एक बार पढ़ना है कि आईपीसी के जो अध्याय 8 के हैं अपराध हैं उनके लिए बॉन्ड भराया जा सकता है। दूसरा लिखा है कोई ऐसा अपराध जो या जिसके अंतर्गत हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टी है, तो ऐसे अपराध जो हमले की कोटि में आते हैं, हमले की कोटि में आते हैं। दूसरा क्या कहता है, आपराधिक बल की कोटि में आते हैं, बल की कोटि में आते हैं, या कौन सी कोटि में आते हैं, या रिष्टी की कोटि में आते हैं, रिष्टी वाले कोई अपराध हैं। तो इन तीनों में भी वो क्या कर सकता है, बॉन्ड भरा सकता है न्यायालय। अगला कहता है आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध है, आपराधिक अभित्रास, तो इसमें भी न्यायालय क्या कर सकता है, बॉन्ड भरा सकता है। अगला है कोई अन्य अपराध जिससे परिशांति भंग हुई, तो ऐसा कोई अन्य अपराध है जिससे क्या हुआ है, परिशांति भंग हुई है, या कह लीजिए परिशांति भंग होती है, ऐसा कोई अपराध है, तो उनके बारे में भी क्या कर सकता है न्यायालय, उनके मामले में भी क्या कर सकता है, बॉन्ड भरा सकता है। या जिससे परिशांति भंग होना आश्रित है, या जिसके बारे में ज्ञात है कि उससे परिशांति भंग होना संभावित, तीनों वजह हैं। तो इस तरीके के अपराध कौन कौन से, आप आईपीसी का चैप्टर 8 के अपराध हैं, हमला, आपराधिक बल, रिष्टी, ये एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएंगे। आपराधिक अभित्रास वाले अपराध है, या अन्य कोई अपराध जिससे परिशांति भंग होती है या उसकी संभावना है, तो इस तरीके के अपराधों में न्यायालय क्या कर सकता है, उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवा सकता है, ये आपको याद रखना है। अब ये देखिए इसका तीसरा क्लॉज क्या कहता है। तीसरा क्लॉज कहता है यदि दोष सिद्धि अपील या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो बंद पत्र जो ऐसे निष्पादित किया गया था शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा, ये कह रहा है कि जब अपील में निर्णय, निचले न्यायालय ने क्या करा था, निचले न्यायालय ने क्या करा था, आदेश दिया था दोष सिद्धि का किसी व्यक्ति को। अब दोष सिद्धि ही जब अपास्त हो गई, न्यायालय ने अपील किया किसी ने या पुनरीक्षण किया, और ऊपर के न्यायालय ने क्या किया, मामले को उलट दिया, है ना, मामले को उलट दिया, उसे निर्दोष साबित करते। स्वाभाविक सी बात है जब मामला उलट गया है तो जो बॉन्ड भराया गया था ऊपर निचले न्यायालयों ने जो बॉन्ड भराया था, वो बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, खत्म अपने आप। क्यों हो जाएगा, जब सजा ही खत्म हो गई तो बॉन्ड तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अगर अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय मामले को उलट देता है ना, या पलट देता मान लीजिए, या दोष सिद्धि को दोष मुक्ति में बदल देता है, तो जो बॉन्ड भरवाया गया था परिशांति रखने का, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर उस बॉन्ड का कोई महत्व नहीं रह जाएगा जब दोष सिद्धि ही समाप्त हो गई, क्योंकि ये कब भरा रहे हैं, दोष सिद्धि पे बना देना। और जब जब दोष सिद्धि ही नहीं रही तो बॉन्ड का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, चौथा वाला जो तुमको बताई था आपको,
चौथा कहता है, देखिए एक बार फिर देख लीजिए, चौथा कहता है इस धारा का अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी अन्य न्यायालय द्वारा भी जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो किया जा सकता है। तो अपील न्यायालय द्वारा भी बॉन्ड भराया जा सकता है, अपील न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय, मतलब इन शक्तियों का प्रयोग जो ऊपर के नीचे के न्यायालय करते हैं उन शक्तियों का प्रयोग अपील न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय भी कर सकता है। यानी इनके द्वारा भी अगर इनके द्वारा भी अगर इनको अपील न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय को भी अगर लगता है कि बॉन्ड भराना चाहिए, प्रतिभूति लेनी चाहिए परिशांति कायम रखने के लिए, तो वो भी प्रतिभूति आदि ले सकते हैं व्यक्ति से। तो कौन कौन ले सकता है? सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपील न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय, इनके द्वारा बॉन्ड भराया जा सकता है। कौन सी धारा में? धारा 106 में। अब जैसा ऑप्शन है उसके हिसाब से, अगर दोनों ही पूछते हैं तो आप उपरोक्त दोनों लगा देना, अगर दोनों की जगह 3 ऑप्शन है और फिर लिखा उपरोक्त सभी, तो फिर आपको क्या लगाना है? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन ऐसे आता है, कौन कौन बना सकता है? सेशन, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उपरोक्त सभी। एक क्वेश्चन तो ये आता है, कॉमन सा आता है, उपरोक्त सभी, है ना? तो आपको क्या लगाना? उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन को इसको ऐसे उन्होंने पूछ लिया, सेशन लगा सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लगा, या लिख दिया उपरोक्त, उपरोक्त दोनों ऐसे लिख दिया, और लिख दिया अपील न्यायालय, अपील, और लिख दिया पुनरीक्षण, और नीचे लिख दिया सभी। तो फिर क्या आंसर होगा? फिर होगा सभी आंसर उसका ना। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरीके से उसका आंसर होगा, है ना? तो याद रखना है कि कौन कौन से न्यायालय भरा सकते हैं। सेशन न्यायालय भरा सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी भरा सकता है, इसके अलावा अपील न्यायालय भी भरा सकता है, और पुनरीक्षण न्यायालय भी बॉन्ड भरा सकता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब ये न्यायालय का काम खत्म, अब सारे काम होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के। देखिए 107 से सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास आ जाएगा। सेक्शन 107, सारे सेक्शन 110 तक आपको पूरे कंप्लीट याद रखने हैं। सेक्शन 106, 7, 8, 9, 10 ये याद रखने पूछे जाते हैं। ये कह रहा है अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। ये कह रहा है अन्य दशाओं में, अन्य दशाओं में परिशांति, क्योंकि परिशांति का ही चैप्टर है, परिशांति के लिए बॉन्ड, बस इतना लिख दिया ना, के लिए प्रतिभूति। ठीक है, अन्य दशाओं के लिए प्रतिभूति। तो क्वेश्चन यही बनता है कि अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति किसके द्वारा ली जाती है? तो उसमें आता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो आपको आंसर लगाना है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे पहला। तो अन्य दशा में कौन बनाता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाता है। इसमें पहला क्लॉज पढ़ेंगे, इसमें लिखा है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि संभाव है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव है कि परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब यदि उसकी राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, पारिक शांति कायम रखने के लिए उसे प्रतिभूति सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों ना दिया जाए। ये कह रहा है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को क्या मिलती है? कोई इत्तला मिलती है या कोई जानकारी मिलती है, कोई जानकारी मिलती है, कहीं से भी मिल सकती है उसको कोई जानकारी या सूचना या इत्तला कि भाई कोई व्यक्ति जो है, सीधी सी बात है, क्या कर सकता है? परिशांति को भंग कर सकता है या संभावना है कि वो परिशांति भंग करेगा। तो ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट? कार्यपालक। कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस व्यक्ति को एक तरीके से नोटिस देगा कि भाई साहब आप जी बताएं कि आपसे बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए। कितना वर्ष का भरवा सकता है? 1 वर्ष, 1 वर्ष तक का, मतलब अधिकतम अवधि 1 वर्ष है इसमें। वो जितना कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहे 1 वर्ष के अंदर का जितना चाहे वो 1 वर्ष का भी भरा सकता है, 11 महीने का भरा सकता है, 9 महीने का भरा सकता है, 8 महीने का भरा सकता है, या 6 महीने का भरा सकता है, जितना वो भराना चाहे भरा सकता है। लेकिन अधिकतम अवधि कितनी है? 1 वर्ष तक। तो 1 वर्ष तक का उससे बॉन्ड भराने के लिए आदेश कर सकता है। वो उससे पूछ सकता है कि बताए कि आपसे बॉन्ड क्यों नहीं भराया जाए। तो उससे वो कारण पूछेगा, कारण पूछने के बाद अगर उसका समाधान हो जाता है, वो समाधान कर देता तो ठीक है, अगर नहीं कर पाता तो वो उससे 1 साल का क्या कर लेगा? बॉन्ड भर लेगा। प्रतिभूतियों सहित भी हो सकता है, प्रतिभूति के बिना भी हो सकता है, जैसा वो आवश्यक समझे वैसा वो उससे बॉन्ड
भरा सकता है। तो क्वेश्चन इसमें बस इतना आता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट भराता है बॉन्ड, और कितने वर्ष के लिए भराता है? 1 वर्ष के लिए बॉन्ड भराता है। उद्देश्य क्या है? परिशांति जो भंग होने वाली है उसको निवारण करना, उसको रोकना, यही एकमात्र उसका उद्देश्य है। कहीं से भी उसे जानकारी मिल सकती है, सूचना मिल सकती है, इत्तला मिल सकती है। दूसरा कहता है इस धारा के अधीन कार्रवाई किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है, या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे संभावित है परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा यथा पूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा। तो ये कह रहा है कि भैया जी कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब भराएगी? जब उनकी अधिकारिता में कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, अधिकारिता में कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तभी भरा पाएंगे, अपनी अधिकारिता से बाहर जाके तो नहीं भराएंगे। या कोई बाहर का व्यक्ति है जो इनकी अधिकारिता में आके ऐसा काम करने वाला है परिशांति भंग, या तो वहीं रहता है एक व्यक्ति जो उनकी अधिकारिता जुरिस्डिक्शन होता है ना उसमें ही रहता है, या कोई बाहर का व्यक्ति जो इनके जुरिस्डिक्शन में आके ऐसा करना चाहता है बाहर का, लेकिन इनकी जो अधिकार क्षेत्रता है वहां वो ऐसा करने की ख्वाहिश रखता है, तो उस व्यक्ति से भी ये बॉन्ड भरा सकते हैं। तो ये दूसरा क्लॉज कहता है कि बॉन्ड कब भराएंगे? जब उनकी अधिकारिता में मामला हो, या व्यक्ति उनकी अधिकारिता में रहता हो, या कोई बाहर का व्यक्ति है इनकी अधिकारिता में वो परिशांति भंग करना चाहता है, तो उस व्यक्ति से भी ये क्या कर सकते हैं? बॉन्ड भरा सकते हैं। अब देखिए 108, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अन्य अधिकारिता सारे सेक्शन 110 तक बिल्कुल रटने हैं, आपको याद करना है, पूछे जाते हैं। 108 कहता है राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। ये कैसे हैं? राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले, बस इतना ठीक है इसमें। तो ये कौन सी बातें हैं? राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रतिभूति, उनसे काय की प्रतिभूति? सदाचारी बने रहने की, कोई परिशांति भंग के लिए सदाचारी, काय के लिए? सदाचारी, कि भैया ऐसा आचरण मत करो ना, सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति भराई जा सकती है। देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है? राजद्रोहात्मक बातों का अर्थ क्या है? राजद्रोहात्मक बातों का अर्थ है कि सरकार के विरोध में बातें करना, सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें करना, है ना, सरकार को बदलने की बातें करना, एक अलग राज्य की मांग करना, इस तरीके की जो बातें होती है उस तरीके का कोई व्यक्ति है, लोगों की भावनाओं को भड़काना, तो इस तरीके की बातें करता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उससे 108 के तहत क्या भरा सकता है? बॉन्ड भरा सकता है। ये देखिए ये क्या कहता है पहला क्लॉज इसका। पहला क्लॉज कहता है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, है ना, उसकी अधिकारिता के अंदर, भले ही अंदर रहता हो या बाहर रहता हो, मतलब भावना उसके एरिया के जो लोग हैं उनको भड़काता है। बाहर से भी भड़का सकते हैं लोग, है ना, कुछ लोग वहां रहकर भी भड़का सकते हैं, जैसे भी वो करता हो। दूसरा इसमें पहला लिखा है या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साथ से फैलाता है, फैलाने का प्रयत्न करता है, या ये फैलाने का दुष्प्रेरण करता है। तो ये क्या कह रहा है? चाहे मौखिक रूप से कहता हो, भाषणबाजी करते ना, या लिखित रूप में, भैया अपना पेपर वगैरह या कुछ माध्यम होते हैं, या अन्य माध्यम हो गए आजकल तो टेलीफोन वगैरह हो गए हैं ना, मोबाइल वगैरह हो गए हैं, नेट वगैरह हो गया, इन किसी भी माध्यम से वो करता है। क्या कहता है? साथ से फैलाता है या उसका प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, दोनों चीजें, वो दुष्प्रेरण भी आ जाएगा। करता है। क्या करता है? पहला कहता है इसी में कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, आप तो जानते हैं 124 ए में क्या? राजद्रोहात्मक बातों वाला 124 ए, धारा 153 ए, 153 ए, 153 बी, 153 बी, और कौन सा है? 295 ए, 295 ए। इन समस्त धाराओं में, ये लिखा है ना 295 ए के अधीन दंडनीय है, अथवा मतलब इन धाराओं में दंडनीय है। राजद्रोहात्मक बातें फैलाता है, कोई धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें करता है, ये 153 बी वगैरह में आ जाएगी, है ना, इस तरीके की कोई बातें करता है तो उस व्यक्ति से वो बॉन्ड भराए जा सकते हैं। राजद्रोहात्मक बातें करता है, सरकार को उखाड़ फेंको, धार्मिक भावना को भड़काता है कि हिंदू मुस्लिम, इस तरीके की कोई बातें करता है, तो ऐसे व्यक्ति से अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती, जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति इस तरीके का आचरण कर रहा है, इस तरीके का काम कर रहा है, चाहे वो लिखित रूप में हो, मौखिक रूप में हो, या अन्य किसी साधन से कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति से कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? बॉन्ड भरा सकता है।
दूसरा देखिए क्या कहता है बी इसी का। बी कहता है किसी न्यायाधीश से जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है संबंध कोई बात भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है। अथवा ये क्या कह रहा है, कोई न्यायाधीश जो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है संबंधित कोई बात जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है, या कोई ऐसा अपराध है आपराधिक अभित्रास और क्या लिखा है या मानहानि, या मानहानि। मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब जो लोक पदाधिकारी वगैरह होते हैं जो अपना काम करते हैं इनके विरुद्ध में कोई बातें करता है या ऐसे कोई काम है जो आपराधिक अभित्रास की कोटि में आता है या मानहानि की कोटि में आता है, तो ऐसे व्यक्ति से भी वो क्या कर सकता है, बॉन्ड भरा सकता है। ये अधिकारी कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, सरकार भी अपना काम कर रही है, उनके विरोध में कह रहा है ऐसा, और वो काम कैसा है जो मानहानि की कोटि में या आपराधिक अभित्रास की कोटि में आता है, तो ऐसे व्यक्ति से भी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, बॉन्ड भरा सकता है। इसी में अब दूसरा है क्लॉज, देखिए दूसरा क्लॉज क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 292 में यथा विनिर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है, रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रवहन करता है या विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है। बस कुछ नहीं याद रखना, सारी चीजें आ गई उसमें कि धारा 292 बस याद रखना है कि धारा 292 के तहत कोई अश्लील सामग्री संबंधी कोई भी काम करता है, चाहे उसका विक्रय करता हो, चाहे बनाता हो, चाहे उसका किसी भी माध्यम से प्रवहन करता हो, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो धारा 292 के तहत कोई अश्लील सामग्री वगैरह है तो उसके बारे में भी वो क्या कर सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से बॉन्ड भरा सकता है। निर्यात करता है, प्रवहन, ये सारी चीजें, और आगे लिखा है इसमें, और उस मजिस्ट्रेट की राय कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त है तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे सदाचार के लिए प्रतिमूह सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने के लिए क्यों ना दिया जाए। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी कितना वर्ष के लिए बॉन्ड भरा लेगा, 1 वर्ष के लिए। उससे भी कारण पूछेगा, कारण तो सभी से पूछेगा, जिस व्यक्ति के खिलाफ भी उसको संदेह है, इत्तला है, उस व्यक्ति को नोटिस देगा, नोटिस दे के कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि जनाब आप बताएं कि आपसे आपने इस तरीके का आप पे आरोप है, आप जो है आप पे इस तरीके का आरोप लगा हुआ है कि आप इस तरीके की भावनाएं भड़काते हैं लोगों की, तो आप बताएं कि आपसे 1 साल से अनधिक अवधि का बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए। फिर वो व्यक्ति बताएगा कि क्यों ना भरवाया जाए, अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर 1 वर्ष तक का वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उससे क्या कर सकता है, बॉन्ड आदि भरवा सकता है। इसके बाद देखिए इसमें दूसरा है क्लॉज, मेन क्लॉज है दूसरा, वो कहता है प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और उसके अनुरूप या संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्रवाई ऐसे प्रकाशक के संपादक, स्वामित्वधारी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध राज्य के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश से या उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, कोई प्रकाशन वाला कोई मामला है, कोई चीज अगर किसी पत्रिका में छपी, किसी न्यूज़पेपर में छपी है, तो वो जो प्रकाशक वगैरह होते हैं, जो मुद्रक वगैरह होते हैं, जो उसको छापते हैं, प्रकाशक होते हैं ना, प्रकाशक है या मुद्रक है, तो इनके खिलाफ अगर कार्रवाई, ये वाली जो बॉन्ड भरवाने वाली कार्रवाई कब की जाएगी, जब राज्य सरकार की अनुमति होगी, राज्य सरकार इनके मामले में अनुमति देगी तब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो जो प्रकाशक वगैरह वाली चीजें हैं, प्रकाशन वाली आदि चीजें हैं, तो किसकी अनुमति से इनके खिलाफ, इनसे कुल मिला के बॉन्ड भरवाया जाएगा, राज्य सरकार अगर अनुमति देगी तो ही बॉन्ड भरवाया जाएगा, अन्यथा नहीं भरवाया जाएगा। क्योंकि ये प्रकाशन करते हैं तो इनका कुछ राइट होता है ना, जब कोई भी चीजें देख के छापते हैं तो पहले राज्य सरकार अपने परामर्श लेगी, अपने जो भी अधिवक्ता होते हैं उनके, उससे परामर्श लेगी कई विधि का उल्लंघन तो नहीं किया, अगर होगा उल्लंघन तो राज्य सरकार अनुमति दे देगी, उसके बाद बॉन्ड भरवाया जा सकता है। ठीक है, इसमें भी कितना साल के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है, 1 वर्ष, है ना। केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो 3 साल के लिए भरवा रहे थे धारा 106 में, एक जगह 110 में और 3 साल के लिए और है, बाकी सब जगह कितने साल के लिए बॉन्ड है, 1 ही साल के लिए बॉन्ड है ना। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मोस्टली 1 ही साल के लिए भरवाते हैं, केवल धारा 110 को अपवाद मान लीजिए, उसमें 3 साल के लिए भरवा सकते हैं, बाकी सभी जगह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने साल के लिए बॉन्ड भरवाते हैं, 1 साल के लिए। और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है
सेशन थे और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वो कितने साल तक के लिए बॉन्ड भरवा सकते हैं? 3 साल के लिए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी 3 साल के लिए भरवा सकता है, लेकिन केवल एक धारा है, धारा 110, जो अपन आगे पढ़ेंगे, केवल उसमें, और बाकी के लिए वो 1 साल तक का बॉन्ड भरवाता है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि कितना साल का बॉन्ड भरवाता है। अब देखिए 109 कहता है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। सेक्शन 109, सेक्शन 109 कौन सा है? संदिग्ध व्यक्ति, जिनकी भूमिका संदिग्ध है, संदिग्ध व्यक्ति हैं ये। संदिग्ध व्यक्ति कौन होते हैं भैया? जो अपनी पहचान छुपाते हैं। संदिग्ध व्यक्ति ऐसे हैं जो छुप के रहते हैं, बिल्कुल छुप छुप के आते हैं, छुप के जाते हैं, कोई को पता ना पड़े, कोई को दिखे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। थोड़ा जिन पर डाउट होता है कि भाई ये कोई अपराध करेगा, है ना। इस तरीके के व्यक्तियों से प्रतिभूति के बारे में बात कहता है धारा 109। इसमें भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ही पावर है। इसमें लिखा है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्व सावधानियां बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उससे सदाचार के लिए प्रतिभूति सहित रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों ना दिया जाए। तो ये कह रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति इत्तला मिलती है, कार्यपालक सूचना ही मिलती है, कहीं ना कहीं से सूचना मिलेगी, जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को क्या मिलती है? कोई सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति जो उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, स्थानीय अधिकारिता के अंदर, स्थानीय अधिकारिता के अंदर क्या कर रहा है? अपनी उपस्थिति को छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है? उपस्थिति को, लोगों को पता ना पड़े, पूर्ण सावधानी बरत रहा है कि लोगों की नजरों में ना आए। तो ऐसे व्यक्ति को भी वो क्या कर सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट नोटिस जारी करेगा कि भाई साहब आपसे 5 साल की बॉन्ड क्यों ना भरा जाए, आप क्यों छुपा रहे हैं अपनी, आप क्यों छुप के रहते हैं। तो उसको लगता है कि भैया जो उपस्थिति से पा रहा है तो पक्के में ये कोई संज्ञेय अपराध कारित करने वाला है। कैसा अपराध करने वाला? संज्ञेय अपराध कारित करने, तभी तो छुपा रहा है, वरना क्या जरूरत है अपनी उपस्थिति छिपाने की। चुपचाप से घर में आता है, चुपचाप से चला जाता है, पड़ोस के लोगों तक को नहीं मालूम कि यहाँ कोई रहता भी है। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति है तो उससे भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितने साल के लिए? 1 वर्ष के लिए बॉन्ड भरा सकता है। कौन भराता है? यहाँ भी कार्यपालक, सभी कार्यपालक है ना। तो ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट उससे भी क्या कर सकता है? 1 साल के लिए बॉन्ड भरा सकता है। सेक्शन 110, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है पूरे की पूरी। इनमें से कोई भी एक सेक्शन पूछेंगे, है ना, पूछा जाता है कि संदिग्ध परिस्थितियों में कहाँ भराते हैं? धारा 109 में, है ना। अन्य परिस्थितियों में 107 में भराते हैं। उसके अलावा राजद्रोहात्मक बातों के लिए कहाँ भराते हैं? 108 में भराते हैं। और हैबिचुअल जो आ गए ये 110 में भराते हैं। ये कहते हैं अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। ये कौन से अभ्यासिक? अभ्यासिक अपराधी। अभ्यासिक का अर्थ कौन सा क्या है? अभ्यासिक का अर्थ होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं, इनको तो अपराध करना ही है ना। इस तरीके के व्यक्तियों के बारे में है जो हैबिचुअल होते हैं, इनकी आदत में होता है अपराध करना, छूट जाएंगे फिर करेंगे, निकलेंगे फिर करेंगे। तो इस तरीके के जो अपराधी हैं उनसे भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट बॉन्ड भरवा सकता है। इसमें देखिए, इसमें कहता है है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभ्यस्त, लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूट रचयिता है। कौन कौन है? पहला है, कह रहा है अभ्यस्त लुटेरा है। अभ्यस्त लिखा तो अभ्यस्त नहीं लिख रहा हूं मैं, लुटेरा है। क्या लिखा? लुटेरा है, मतलब लोगों को लूटता है, उसकी आदत है लोगों को लूटने की, लोगों को ठगने की उसकी आदत है। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति है तो इस तरीके का व्यक्ति से बॉन्ड भरा सकता है। गृह भेदक है, मतलब लोगों को गृह भेदक मतलब लोगों का घर तोड़ ताड़ के घुस जाते, चोरी चकारी करते, इस तरीके का कोई है। चोर है, मतलब पहले भी पकड़ जा चुके, कई अपराध हैं चोरी के, एक नहीं कई लगे हुए हैं। चोरी चोर है। या कूट रचयिता है। क्या है? कूट रचिता। कूट रचिता है, एक ही बात है। कूट रचयिता है, कूट रचयिता है। कूट रचयिता मतलब कोई नकली चीजें बनाता है ना, चाहे कुछ भी बनाता हो, नकली चीजें बनाता है। और ये हैबिचुअल का मतलब ये है कि कई अपराधों में पहले भी ऐसा नहीं कि एक ही अपराध किया ना, 2-4 अपराध पहले कर चुके, बार बार जाते हैं, छूट जाते हैं, फिर करते हैं, फिर चले जाते हैं जेल में, फिर छूटते हैं, फिर करते हैं। इस तरीके के ये अपराधी है ना। बी क्या कहता है? चुराई हुई संपत्ति या
उसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यास से प्रापक है। प्रापक है ये, काय का प्रापक है? चुराई हुई संपत्तियों का विक्रेता है, खरीदता बेचता है। चोरी का माल जो है खरीदता बेचता है। उसके बाद पहले भी पकड़ा जा चुका है, उसके बाद छूटा, फिर वही काम करने लगे। तो इस तरीके के जो व्यक्ति हैं, चुराई हुई संपत्ति के व्यापारी मान लीजिए, जो चुराई हुई संपत्ति का व्यापार है करते हैं पहले भी जेल जा चुके हैं, फिर निकले हैं, फिर से वही काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर वही काम कर रहे हैं, मतलब काफी बार, 2-3 बार ये ऐसा कर चुके हैं। दूसरा है चोरों की संरक्षा करता है, चोरों को संश्रय देता है, चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके वहन में सहायता देता है। ये चोरों का रक्षक है, रखवाला है। ये कौन है? ऐसे याद रख लीजिए, ये रखवाला है। कौन का रखवाला है? ये चोरों का रखवाला है। वही चोरों की मदद करता है ये व्यक्ति, है ना। क्या करता है? मदद करता है चोरों की। चोरों को छिपाता है, घर में चोरी का सामान भी छिपाता है ना। चोरों को आश्रय देता है, भोजन पानी देता है। पहले भी पकड़ा जा चुका है, फिर भी नहीं मानता, फिर भी करता है। चोरों से इसका बड़ी दोस्ती है। तो इस तरीके का आदमी अगर है तो उससे भी बॉन्ड भरवाया जा सकता है। अगला है डी, इसमें व्यपहरण, अपहरण, उद्दापन, छल, रिष्टि का अपराध या भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 के अधीन या उस संहिता की धारा 498 ए, 498 बी, 498 सी या डी के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यास करता है या करने का प्रयत्न करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है। ये कह रहा व्यपहरण, व्यपहरण का अपराध, पकड़े करता है बच्चों की, या लोगों की भी पकड़े करता है, दोनों करता है, बच्चों की भी और बड़ों की भी पकड़ करता है लोगों की। छल करता है, कपट करता है किसी के संग, है ना। छल करता है, रिष्टि करता है, ये सारी चीजें आ गई इसमें। रिष्टि करता है। या फिर 489 ये लिखा है, 489 का ए है, बी है और सी और डी। सी और डी ये वाले ये अपराध हैं। ये सारे अपराध क्या करता है? हैबिचुअल करता है या उनका दुष्प्रेरण करता है। तो ऐसे व्यक्ति से भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? बॉन्ड भरा सकता है। आगे लिखा है ऐसे अपराध अभ्यास करता है, करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जिससे परिशांति भंग भी सम्मिलित है। तो ऐसा कोई अपराध हैबिचुअल करता है जिससे क्या हो सकता है? परिशांति भंग होने की संभावना। तो ऐसा अन्य कोई अपराध करता है जिससे परिशांति भंग हो सकती है, वो पहले भी कर चुका है, वो करता ही है, कुल मिला के उपद्रवी टाइप का आदमी है, मानता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से क्या कर सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट उससे भी 1 साल का बॉन्ड भरा सकता है। इसके बाद देखिए एफ और है इसमें। ये आपको एक बार ही पढ़ना है, ज्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना 110 में अभ्यासिक अपराधियों से बॉन्ड भराया जाता है। और कौन भराता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस इतना याद रखना है ना। बाकी तो अपराध कॉमन है जो इसके लिए भराया जाता है। कोई ऐसा अपराध अभ्यास तय करता है, करने का प्रयत्न करता है, करने का दुष्प्रेरण करता है। ये कह रहा है कोई अपराध जो अभ्यास तय, कोई भी अपराध हो सकता है, अभ्यास तय जो करता है वो हैबिचुअल अपराध करता है, उसका दुष्प्रेरण आदि करता है। तो ऐसे व्यक्ति से भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? बॉन्ड भरा सकता है। नीचे लिखा है निम्नलिखित अधिनियमों में से किसी या निम्नलिखित में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध करता है। ये नीचे एक्टों के नाम दिए गए, इन एक्टों में से भी कोई अगर अपराध करता है तो उसका भी उससे क्या करा जाता है? ऐसा कोई अपराध करता है तो उससे भी क्या कराया जा सकता है? बॉन्ड भराया जा सकता है। कौन कौन से एक्ट लिखे? इसमें लिखा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, जो औषधि और प्रसाधन अधिनियम है उसके बारे में, उस अगर उससे संबंधित कोई अपराध करता है तो उससे भी बॉन्ड भराया जा सकता है। 1940 का एक्ट है ये, एक बार पढ़ना है बस। दूसरा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम है। विदेशी मुद्रा वाला जो एक्ट है उससे संबंधित कोई अपराध करता है तो उससे भी बॉन्ड भराया जा सकता है। ये भी 1973 का एक्ट है। कर्मचारी भविष्य निधि का एक्ट है, जो कर्मचारी भविष्य निधि वाला जो एक्ट है उसकी हेरफेर कर चुका है, पहले करता है। और कुटुंब पेंशन अधिनियम है ना। ये इस एक्ट 1952 का एक्ट है, इसके अधीन कोई अपराध करता है तो इससे भी बनाया जा सकता है। खाद्य अपमिश्रण वाला अधिनियम जो है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो है, उसके अधीन कोई अपराध करता है, 1954 का एक्ट है ये, तो उसके अधीन भी उससे बॉन्ड भराया सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम है जो अपन के एडीपीओ में है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, इसके अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है तो भी भराया जा सकता है। अस्पृश्यता अधिनियम है 1955, अस्पृश्यता अधिनियम है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 है, तो इसके अधीन अगर कोई अपराध किया है तो भी बॉन्ड भराया जा सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 है, तो भी इसके तहत बॉन्ड भरवाया जा सकता है।
विदेशी विषयक अधिनियम है 1946, तो इसके अधीन भी उससे बॉन्ड भरवाया जा सकता है। ये पढ़ना नहीं है, एक ही बार पढ़ना है आपको कि खाद्य अपने, ये इसलिए पढ़ना कि मान लो एक्चुअली कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई इनेक्टो में भी करता है तो भी बॉन्ड भरवाया जा सकता है। तो एक बार पढ़ना है इनको बस, है ना, एक बार पढ़ लोगे याद रहेगा। दूसरा कहता है इसका जमाखोरी या मुनाफोखोरी अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन कोई दंडनीय अपराध करता है। तो ये कह रहा है कैसा, कोई जमाखोरी मुनाफाखोरी वाला कोई अपराध करता है या एंटी करप्शन एक्ट के तहत कोई अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति से भी क्या कराया जा सकता है, बॉन्ड भराया जा सकता है। अगला कहता है ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसकी प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकट में, मतलब इतना खतरनाक व्यक्ति है कि इससे बॉन्ड बगैर भराए काम नहीं चलेगा। ऐसा व्यक्ति है कि इससे बगैर बॉन्ड भराए बिना काम नहीं चलने वाला है, ये तो हैबिचुअल है, करेगा तो भी उससे बॉन्ड भरवाया जा सकता है। नीचे लिखा है तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 3 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट सीख समझता है उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूति सहित या रहित निष्पादित करने का आदेश क्यों न, बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए। तो ये कह रहा है कितने वर्ष का, यहाँ 3 वर्ष आ गया, तो धारा 110 और 106 ये याद रखना है। 106 और 110 में कितने साल का है, 3 साल का। बाकी सभी जो धाराएं हैं उसमें 1 साल का बॉन्ड भरवाया जाता है। केवल 2 धाराएं ऐसी हैं जहां 3 साल का बॉन्ड भरवाया जा रहा है, बाकी सभी धाराओं में 1 साल का बॉन्ड भरवाया जा रहा है। धारा 106 और 110 इनमें 3 साल का बॉन्ड है। धारा 106 न्यायिक मजिस्ट्रेट है और धारा 110 कार्यपालक मजिस्ट्रेट है ना, ये याद रखना है आपको, ये अंतर है इसमें बस। बाकी तो सब में कितना बॉन्ड भरवा रहा है, 1 साल तक का बॉन्ड भरवाया जा रहा है। केवल 2 ही सेक्शन है जहाँ 3 साल का बॉन्ड भरवाया जाता है। 106 में न्यायिक मजिस्ट्रेट भरवाते हैं, बाकी सभी धाराएं में कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही बॉन्ड भरवाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर इसकी प्रक्रिया आ जाएंगी, जो सारी जो आगे है प्रक्रिया चलेगी, तो कैसे बॉन्ड भरवाए जाएंगे, क्या तरीका होगा, वो सारी प्रक्रिया के बारे में अब आगे है। तो यहाँ तक ही आपको 110 तक जो है सेक्शन वाइज याद रखना, बाकी फिर प्रक्रिया पढ़नी है। तो बाकी 110 तक आपको याद रखना सेक्शन, पूरे याद मतलब रटे हुए होना चाहिए 110 तक के कौन से में क्या है। सेक्शन अब 111 ये प्रक्रिया है, और उसके बाद 117 सेक्शन है, वो भी आपको याद होना चाहिए। आदेश का दिया जाना, 111 कह रहा है भैया इसमें आदेश का दिया जाना, 111 का ऐसे संबंधित है आदेश से। देखिए कह रहा है कि जब कोई मजिस्ट्रेट, धारा 107, 108, 109, 110, 106 क्यों नहीं, 106 न्यायिक मजिस्ट्रेट था, वो परिशांति वो दोष सिद्धि पर था, इसीलिए उसको नहीं छोड़ेंगे, बाकी वो धारा आएगी नहीं, बाकी 107 से ही आएंगी सारी धाराएं, है ना, क्योंकि पूरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की 106 को छोड़ के इसलिए कहा था। तो 107 का अपराध हो, चाहे 108 का हो, चाहे 109 का हो, चाहे 110 का हो, तो इसीलिए 106 नहीं आई है इसमें, क्योंकि वो तो कब था, जब न्यायालय में मामला चलता है, दोष सिद्धि हो जाती तब न्यायालय वहां भराता है, तो वो एक अलग चीज है। ये क्या है, 107 से आती है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों वाली। तो 107, 108, 109 और 110 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तला का सार, उस बंद पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा, प्रतिभूओं की यदि कोई वो अपेक्षित संख्या, प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा। तो सीधी सीधी बात है कि जब किसी व्यक्ति से बॉन्ड भराना है, तो जैसे ही उसे इत्तला मिली है, वो इत्तला का सार लिखेगा कि कौन सा अपराध आप कर रहे हैं, जिस जिस धारा में भी, चाहे वो 107 का हो, चाहे 108 का हो, 109 का हो, 110 का, उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, एक आदेश तैयार करेगा लिखित में, मतलब कारण बताओ, क्या करेगा, कारण बताओ, कारण बताओ नोटिस है एक तरीके से, है ना, नोटिस उसको जारी करेगा। नोटिस में क्या क्या रहेगा, नोटिस में वो आधार रहेंगे जिसके आधार पर वो उससे बॉन्ड भराना चाह रहा है, क्या भराना चाह रहा है, बॉन्ड, कितने का बॉन्ड भराएगा ये भी रहेगा। हाँ, ये तो रहेगा, प्रतिभू है तो कितने का प्रतिभू रहेगा, इसकी भी बारे में बात रहेगा, है ना, क्यों भराना चाह रहा है वो कारण भी रहेगा, और इससे पूछा जाएगा कि भैया आप बताएं कि आपसे बॉन्ड क्यों ना भराया जाए, तो इस तरीके का एक आदेश पारित करेगा उस व्यक्ति से कारण जानने के लिए। अब देखिए सेक्शन 112 क्या कहता है। 112 कहता है न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। अब ये कह रहा है न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया, मतलब क्या है, कई कई बार होता है ना, यहाँ तो नोटिस दिया कि जब व्यक्ति न्यायालय में नहीं था,
है ना, तो उससे पूछा जाएगा कारण बर्ताव, नोटिस जारी किया जाएगा उससे कि भैया आपसे बॉन्ड भराना है, ये वजह है, और इतनी इतनी टाइम पे, और टाइम भी दिया जाएगा कि भैया आप टाइम, जो टाइम है उतने समय में, जो उतना समय में आप उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें, लिखित में प्रस्तुत करें या आकर प्रस्तुत, तो जैसी भी वो आदेश दे वैसा आपको करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा उसका। अगर ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है तो फिर नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट अगर न्यायालय में उपस्थित तो वहीं की वहीं उस पर नोटिस की तामील हो जाएगी। ये कहता है देख 112, यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है न्यायालय में उपस्थित है तो वह उसे पढ़कर सुनाया जाएगा, या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में ही उपस्थित है तो सीधी सी बात है, फिर नोटिस देने की क्या जरूरत है, उसको केवल पढ़ के उसको सुना दिया जाएगा, पढ़ के उसको सुनाया जाएगा। और अगर उसको पता नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके सार समझा दिया जाएगा कि भैया क्यों, क्या सार है जी। नोटिस जो है, कई बार होता है ना कि लोगों की लैंग्वेज अलग है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसको सार बता देंगे कि जनाब आपसे जो है बोर्ड क्या कहते हैं बॉन्ड भरवा रहे हैं, इस वजह से बॉन्ड भरवाया जा रहा है, तो उसका सार उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, कब, जब वो उपस्थित है, न्यायालय में है ही तो फिर नोटिस देने की जरूरत नहीं है, फिर उसको सुना देंगे वहीं के वहीं, मान लिया जाएगा कि इस पे हो गई ये तामील, है ना। अब देखिए सेक्शन 113, 113 क्या कहता है। 113 कहता है ऐसे व्यक्ति के बारे में सामान्य वारंट जो उपस्थित नहीं है, जो क्या कह रहा है, उपस्थित नहीं है, ये तो उपस्थित थे तो वहीं की वहीं सुना दी। अब ये क्या है, ये उपस्थित नहीं है, तो इनके बारे में कहता है यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में तब उस अधिकारी की अभिरक्षा में वह है उस अधिकारी को न्यायालय के समक्ष लाने का निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा। तो ये क्या कह रहा है भैया, अगर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो समन या वारंट दोनों चीजें जारी कर सकते, जैसी भी स्थिति हो। अगर व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो क्या करेगा, समन जारी करेगा, स्वाभाविक सी बात है, समन जारी किया जाएगा उसको सूचना के लिए। अगर मान लो कोई व्यक्ति पहले से कस्टडी में है तो फिर उसको वारंट जारी किया जाएगा उस अधिकारी को जिसकी वो कस्टडी में है, जिसकी वो कस्टडी में, उसके उसको क्या करा जाएगा, अधिकारी को वारंट जारी करा जाएगा कि इस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। अगर वो कोई सजा नहीं काट रहा, वैसी नॉर्मली है, तो फिर उसको समन जारी किया जाएगा सूचना के लिए कि उसको पता तो पड़े कि क्यों उसके बॉन्ड भरवाया जा रहा है, तो फिर उसे समन या वारंट, दोनों चीजें याद रखेंगे, क्या जारी कर सकते हैं, समन या वारंट। अगर जेल में है पहले से तो फिर उस अधिकारी को वारंट जारी करेंगे कि इस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाया जाए, अगर जेल में नहीं है तो फिर समन जारी करेंगे सूचना के लिए कि आपको फलानी फलानी तारीख न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है। परंतु लिखा है, परंतु कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तला पर, जिस पर इत्तला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, यह प्रतीत होता है कि परिसंधि भंग होने के डर के कारण और ऐसी व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसी परिसंधि भंग होने के कारण करने का निवारण नहीं किया जा सकता है, तब मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए उसी समय वारंट जारी कर सकेगा। अब ये लग रहा है कि भैया उसकी परिसंधि भंग हो सकती है तो वारंट वो क्या कर सकता है, उसकी गिरफ्तारी का वारंट, तुरंत गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। उसे लगता है कि भैया इसमें अड़चन होने वाली है कि समन वगैरह निकालेंगे उससे और भी ज्यादा बवाल हो जाएगा, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी बगैर सूचना दिए क्या कर सकता है, तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। उसको लगता है कि भैया सूचना आदि देंगे तो और ज्यादा, कुछ लोग होते हैं ना कि जो भावनाएं भड़काते हैं वो समाज का भी जिनको सपोर्ट रहता है, तो अब उन्होंने कहा कि भैया इनको नोटिस वगैरह देंगे तो और भी ज्यादा बवाल हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, तो फिर वो डायरेक्ट गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकता है जैसी भी स्थिति। ठीक है, अब 114 देखिए, सेक्शन 114, सेक्शन 114 क्या कहता है, सेक्शन 114 कहता है सामान्य वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। ये तो जो हेडिंग में लिखा है वही स्पष्ट है कि क्या की प्रति होगी, आदेश की, आदेश की प्रति काय के साथ होगी, समन या वारंट, जैसी भी स्थिति हो, समन हो या वारंट हो, उसके साथ आदेश की प्रति होगी। ये कहता है धारा 113 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश की प्रति होगी, और उस समन या वारंट की तामील निष्पादन करने वाला अधिकारी वह प्रति उस व्यक्ति को प्रदान करेगा जिस पर उसकी तामील की गई है, जो उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो सीधी सीधी बात है, जो हेडिंग में लिखा है वही अंदर लिखा है कि जब भी समन या वारंट जारी किया जाता है, क्या जारी किया जाता है, समन होता है या फिर वारंट होता है, दो ही चीजें होती हैं। समन या वारंट जब भी न्यायालय जारी करता है तो उसके साथ में एक आदेश की प्रति भी होगी, और जो भी अधिकारी उस समन या वारंट का निष्पादन कर रहा है उसमें से एक प्रति उस व्यक्ति को सौंप देगा।
क्या करेगा, उसकी एक प्रति उसको सौंप दी जाएगी। जो प्रति न्यायालय ने दी थी समन्वय वारंट के साथ में, आदेश की जो प्रति है किसको सौंप दी जाएगी, जिस व्यक्ति के नाम जिस समन्वय वारंट जारी किया है उस व्यक्ति को सौंप दी जाएगी। इसीलिए सौंपी जाएगी, तभी तो जवाब देगा ना वो। अपना जवाब कैसे देगा, नहीं तो वो समन वारंट में जो भी आदेश की प्रति उसको पढ़ेगा उसके हिसाब से अपना जवाब देगा, है ना। तो वो अपना जवाब देगा, इसीलिए उसको समन की आदेश की प्रति क्या कर दी जाएगी, सौंप दी जाएगी। 115 देखिए क्या कहता है, व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति की शक्ति। ये याद रखना, ये सेक्शन, ये क्या कहता है, व्यक्ति, ये सेक्शन याद रखना है आपको, व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्ति। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, न्यायालय में रोज यूज होता है, इसको याद रखना है। और भी आते हैं, हालांकि और भी है व्यक्तिगत, लेकिन ये भी याद रखना है ना। 115 याद रखना है। ये क्या कहता है, यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दर्शित होता है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई कि उसे परिशांति कायम रखने या सदाचार बने रहने के लिए बंधपथ निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों ना दिया जाए, व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और प्लीडर द्वारा हाजिर होने के अनुमति क्या दे सकता है। ये कई कारण हो सकते हैं कि उसे व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति न्यायालय दे सकता है। कि कह रहा है कि न्यायालय को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति, उसको व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति देनी चाहिए, कई कारण हो सकते हैं कि भाई बीमार है, बूढ़ा है, वृद्ध है, आ नहीं सकता है ना, तो उसको वो छूट दे सकता है। जो भी उपयुक्त कारण न्यायालय को अगर लगते हैं तो उसको व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्ति दे सकता है। फिर कैसे वो उपस्थित होगा, वो अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। वकील के माध्यम से मतलब जो भी बात कह रहे हैं वो उसका वकील उसके माध्यम से कह सकता है। तो वकील या प्लीडर के माध्यम से ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, उपस्थित। व्यक्तिगत अभिमुक्ति का मतलब क्या है, फिर उसे व्यक्तिगत रूप से आने की जरूरत नहीं है, उसके सारे जवाब कौन दे सकता है, उसका वकील दे सकता है। अगर बॉन्ड भरवाना भी है तो वकील के माध्यम से बॉन्ड भी भरवाया जा सकता है। तो ऐसे न्यायालय अगर उपयुक्त कारण है तो उसको व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है। तो केवल सेक्शन याद रखना है। 116 कहता है इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच। ये जांच है, काय की जांच, जो भी जानकारी मिली थी ना, अपन ने पढ़ा पहले कि भाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है, सूचना मिलती है, तो उसकी पहले जांच की जाए। जो भी जानकारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मिली है वो क्या करेगा, उसकी जांच तो करेगा ना, तभी तो उसे पता पड़ेगा कि भाई जो जानकारी है वो सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं किसी ने झूठी अफवाह उड़ा दी हो, झूठी बात फैला दी हो, तो उसकी जांच की जाएगी। देखिए पहला कहता है इसमें, पहला कहता है जब धारा 111 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है धारा 112 के अधीन पढ़कर सुना या समझा दिया जाता किया गया है, अथवा जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी की गई समन्वय वारंट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है, और ऐसी अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जो उसे आवश्यक समझे। तो ये कह रहा है कि भैया मजिस्ट्रेट जब कोई व्यक्ति का साक्ष्य हो गया, उसको बता दिया गया, सारी चीजें बता दी गई हैं, उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जांच करेगा कि जो सूचना उसे मिली थी वो सच है या गलत है। अब आप कहोगे उसके बाद पहले क्यों नहीं करेगा, पहले से ही करेगा, इनको जानकारी दे दीजिए, अपना तर्क रखेंगे, उसके बाद वो दोनों तर्कों को एक साथ चेक करेगा कि ये जी क्या कह रहे हैं और वो जो मुझे सूचना मिली वो क्या है, तभी तो जांच करेगा ना। दोनों पक्ष इनको सूचना दी, इन्होंने अपना तर्क रखा, अब इन्होंने कहा कि साहब आपको गलत सूचना मिली है, गलत जानकारी मिली है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो फिर दोनों को मिला के क्या करेगा, वो जांच करेगा ना। तो इस तरीके से वो जांच करेगा, देखेगा कि जो सूचना मिली थी वो सही है या नहीं सही है, या उसके लिए उसको अतिरिक्त कोई साक्ष्य लेना तो वो साक्ष्य भी ले सकता है। क्योंकि आप कोई एक्स्ट्रा एविडेंस है, कोई साक्ष्य है, तो वो एविडेंस भी अगर लेना चाहे एविडेंस, तो वो एविडेंस भी ले सकता है। कोई अतिरिक्त एविडेंस भी लेना चाहे तो ले सकता है। जो भी एविडेंस आता है, साक्ष्य आता है उसके बचाव में या उसके विरोध में, जैसा भी हो उसको वो ले सकता है। दूसरा कहता है ऐसी जांच यथासाध्य उस रीति से की जाएगी जो समन मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेख के लिए इसमें इसके पश्चात विहित है। तो सीधी सीधी बात कह रहा है कि भैया जो जांच की जाएगी वो कैसे की जाएगी, जैसे समन मामलों का विचारण होता है उसी प्रकार से वो जांच भी की जाएगी। कैसे की जाएगी, जैसे समन मामलों का विचारण होता है, ये याद रखना है। कैसे करेगा मजिस्ट्रेट जांच, जैसे समन मामलों का विचारण होता है उसी तरीके से वो जांच करेगा। जो प्रक्रिया समन मामलों के विचारण में है उसी प्रक्रिया का वो फॉलो करेगा। तीसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात और उसकी समाप्ति के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशांति भंग या लोक शांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करना आवश्यक है, तो वह ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा उस व्यक्ति को जिसके बारे में धारा 111 के अधीन आदेश किया गया है निर्देश दे सकता है कि
वह जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने के लिए सदाचारी बने रहने तक के लिए प्रतिभूति सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे, और जब तक ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जा सकता है। ये क्या कह रहा है कि भैया तुरंत कार्रवाई किया जाना उसको तुरंत। कुछ मामला ऐसा है जो मजिस्ट्रेट है उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि भैया जब तक जांच चल रही है तो ये क्या करेगा व्यक्ति, ये तो परिशांति को भंग ही कर देगा, जो पूरा के पूरा जो मैटर है बिगड़ जाएगा। तो वो कहता है, उससे क्या कह सकता है कि भैया जब आप बॉन्ड भर दो, कब तक के लिए बॉन्ड भर दो, जब तक जांच चल रही है, मतलब जब तक जांच चली उस अवधि के लिए, जांच की अवधि के लिए, जांच के बाद जो फैसला होगा उसके हिसाब से फैसला होगा, वो एक अलग बात है। वो कह रहा है कि भैया तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक उसे लगता है कि बॉन्ड नहीं भरवाएंगे तो जो उपद्रव करेगा। तो ऐसे व्यक्ति से क्या कह सकता है कि भैया जब तक जांच चल रही है, जांच हो सकता है कितनी दिन चलती है, तो जब तक भी जांच चलती है उतनी अवधि के लिए आप क्या कर दें, एक बॉन्ड भर दें। तो उतनी अवधि के लिए उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवा सकता है। और अगर ऐसा व्यक्ति बॉन्ड नहीं भरता है, मना करता है, इनकार करता है या भरता नहीं, तो उसको क्या कर सकता है, कारागार में निरुद्ध रख सकता है, कारागार में, यानी उसको जेल भेज सकता है कि भैया जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती आप जेल में रहेंगे। क्यों रहेंगे, या तो बॉन्ड भरो जब तक जांच नहीं हो जाती, या फिर जेल में जाओ, क्योंकि नहीं छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो आप परिशांति भंग करोगे, ऐसा उसको लगता है, तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। तो ऐसे व्यक्ति से बॉन्ड भरवा सकता है। कितनी अवधि के लिए, उस जांच की अवधि के लिए। अगर नहीं भरेगा तो कारागार में निरुद्ध रख सकता है। कब तक रखेगा निरुद्ध, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। फिर जांच के बाद जो आदेश होगा वो कर दिया जाएगा। अगर जांच के बाद लगता है कि बॉन्ड भराना चाहिए तो बॉन्ड भरा लिया जाएगा, अगर लगता है नहीं भराना चाहिए तो नहीं भराया जाएगा। जैसी स्थिति होगी वैसा वो फैसला ले सकता है। परंतु भी है इसमें, देखिए परंतु क्या कहता है, परंतु कहता है इसका पहला, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 108, 109, 110 के अधीन कार्रवाई नहीं की जा रही है सदाचारी बने रहने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए निर्देश नहीं दिया जाएगा। ये कह रहा है जब धारा 108, 109 और 110 के अधीन कोई कार्रवाई किसी व्यक्ति के खिलाफ हो ही नहीं रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे बॉन्ड नहीं भरवाया जाएगा। कौन कौन सी 108, 109 और 110 ये गंभीर वाले हैं, इनमें भरवा लिया जाएगा जांच के प्रक्रम पे। और बाकी के लिए अगर ये अपराध है तो भरवाया जाएगा, अगर ये वाले अपराध हैं तो फिर जांच के प्रक्रम पर इनसे बॉन्ड नहीं भरवाया जाएगा। मतलब 107 वाले जो अपराध हैं उसमें जांच के प्रक्रम पे नहीं भरवाया जाएगा। बाकी 108, 109, 110 वाले हैं तो इन वाले अपराधों में भरवाया जाएगा। 107 तो अन्य थे, छोटे बाटे मामले थे, तो 107 को छोड़ के बाकी अगर ये वाले मामले हैं, ये वाले अपराध हैं, तो उससे जांच के प्रक्रम पर क्या भरवाया जाएगा, बॉन्ड भरवाया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर ये वाले मामले नहीं है तो फिर उससे बॉन्ड भी नहीं भरवाया जाएगा। कौन से प्रक्रम पे, जांच की बात करें, ऐसा नहीं कि बॉन्ड नहीं, बॉन्ड तो भरवाते हैं, लेकिन कौन से प्रक्रम पे, जांच के प्रक्रम पे नहीं भरवाया जाएगा, क्योंकि ये गंभीर मामले है ना। दूसरा कहता है ऐसे बंधपत्र की शर्तें चाहे उसकी रकम के बारे में हो या प्रतिभू उपलब्ध करने के या उनकी संख्या के या उनकी दायित्व की धन संबंधी सीमा के बारे में हो, उनसे अधिक दुर्भर ना होगी जो धारा 111 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट है। तो आज 111 पढ़ेंगे तो ये कह रहा है जो भी बॉन्ड वगैरह भरवाए, ऐसा नहीं होगा कि आयुक्त चाहे जितना बोल दे, जो उसके गारंटर वगैरह हैं उनकी हैसियत से ज्यादा या कुछ ज्यादा ही बोले लगा देते ना, उस तरीके का नहीं होगा। जो युक्तियुक्त होता है, जो व्यक्तिगत बॉन्ड होता है, जो भरवाना चाहिए उतना ही भरवाया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं कि भैया इतना बोल दो कि जो भर ही नहीं पाए। उस तरीके का नहीं हो, जैसे अंग्रेज करते थे ना पहले, उस तरीके का नहीं होगा। जो होता है नेचुरली, जो भरवाया जाता है, जितनी रकम होना चाहिए उतनी ही रकम की मांगा जाएगा, उतनी ही रकम उनसे भरवाई जाएगी। ये नहीं कि कितने भी बोल दी, बोले 10 करोड़ की भर दो तुम, ऐसा नहीं होगा, है ना। जो होता है 10-5 हजार का वो भरवाया जाएगा, जो नेचुरल है वही भरवाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा गंभीर लगता है 50,000, 1 लाख, जो नॉर्मली अपन देखते हैं भरते हैं वही भरवाए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं भरवाया जाएगा। चौथा देखिए, इसमें यहाँ लिख लेते हैं, चौथा देखिए क्या कहता है। चौथा कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अभ्यासिक अपराधी है या ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभू के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकट में है, साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है। कि भैया ये कह रहा है कोई व्यक्ति जो है, कैसा व्यक्ति, अभ्यासक है, हैबिचुअल अपराधी, तो उसके साक्ष्य के बारे में कह रहा है कि उसकी साधारण ख्याति, साधारण ख्याति होती है ना सभी की। ख्याति का अर्थ क्या होता है, ख्याति का अर्थ होता है एक रेपुटेशन होती है ना समाज में, व्यक्ति को एक टेरर होता है किसी किसी का।
तो उसके आधार पर, उसके साक्ष्य के आधार पर साबित किया जा सकता है, उस ख्याति या कह लीजिए उस साक्ष्य, ख्याति का जो साक्ष्य होता है उसके आधार पर साबित किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। काय के आधार पर? जो उसकी ख्याति है। लोग, आप कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा समाज में कुछ ऐसे लोग हैं उनसे लोग डरते हैं, तो वो ख्याति है उनकी, उसके आधार पर सिद्ध किया जा सकता है कि भैया ये तो हैबिचुअल बड़े खतरनाक किस्म के आदमी है, तो इस तरीके का साक्ष्य हो सकता है और उसके आधार पर उसकी ख्याति को साबित किया जा सकता है कि ये गंभीर किस्म के व्यक्ति है, डरावने व्यक्ति है, इनसे सारे लोग डरते है ना, भय है, लोगों का टेरर होता है कुछ लोगों का, तो उसी के बारे में कह रहा हूं। उसके साक्ष्य के आधार पर साबित किया जा सकता है कि भैया जी हैबिचुअल है, लोग इनसे डरते हैं। दूसरा, पांचवा है, जहां दो या अधिक व्यक्ति जांच के अधीन विषय में संयुक्त रहे हैं, वहां मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक जांचों में जैसा वह न्यायसंगत समझे बारे में कार्रवाई कर सकता है। ये कह रहा है जब दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति हैं और एक ही अपराध है, दोनों से बॉन्ड भराने, तो ये न्यायालय जैसा उचित समझे, या तो अलग अलग दोनों का क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, या दोनों की संयुक्त जांच भी कर सकता है, अलग अलग भी कर सकता है जैसा उसको सुविधा लगे, या साथ भी कर सकता है, दोनों की जांच के बॉन्ड भरवाना चाहिए कि नहीं भरवाना चाहिए, तो जैसा न्यायालय को उचित लगता है उस तरीके से न्यायालय क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। आगे देखिए छठवा, छठवा कहता है इस धारा के अधीन जांच उसके प्रारंभ की तारीख से 6 माह की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी, और यदि जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्रवाई उक्त अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी, जब तक कि विशेष कारणों से, अन्यथा कारणों से या आधार पर लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश नहीं दे सकता। ये क्या कह रहा है कि जो कार्रवाई है, जो जांच है जी, इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना है कि जांच की कार्रवाई कितने माह में पूरी की जाएगी, 6 माह में, ये याद रखना है। और अगर 6 माह के भीतर भी जांच पूरी नहीं हो जाती तो जांच की जो कार्रवाई क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि जो जांच की कार्रवाई कितने माह में पूरी की जाएगी, 6 महीना अधिकतम की लिमिट है, जब तक वो अवधि बढ़ा ना दी जाए, वो बात अलग है, अपन आगे पढ़ेंगे। तो 6 माह के भीतर क्या करेगा, जांच पूरी करेगा, और अगर 6 माह के भीतर जांच पूरी नहीं होती है तो जांच क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, फिर आगे कोई कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं की जाएगी। ठीक, परंतु लिखा है, परंतु जहां कोई व्यक्ति ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया है, वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई यदि पहले से ही परिवेशित नहीं हो जाती तो ऐसे निरोध के 6 माह की अवधि की समाप्ति पर परिवेशित हो जाएगी। ये कह रहा है कि भैया कोई व्यक्ति पहले से निरोध में है, जेल में है, तो कह रहा है तो कब अवधि समाप्त होगी, कब अवधि समाप्त होगी, अगर ये कह रहा है कि परंतु जहां कोई व्यक्ति जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया है, वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई यदि पहले ही परिवेशित नहीं हो जाती तो ऐसे निरोध के 6 माह की अवधि की समाप्ति पर परिवेशित हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति कब जांच के प्रकरण में जेल में डाल दिया था ना, इनके जांच चल रही है, आप जेल में रहे, तो ये कह रहा है उस व्यक्ति के बारे में या तो पहले ही समाप्त कर दी जाए जांच, तब खत्म हो जाएगी, या फिर जैसे ही वो निरोध की अवधि 6 माह की अवधि खत्म हो जाती है तो उसी तरीके से क्या हो जाएगी, उसकी जांच भी जैसे 6 माह का अवधि हो जाता है तो उसका निरोध की अवधि भी समाप्त हो जाएगी और जो जांच की कार्रवाई वो भी समाप्त हो जाएगी। ये कह रहा है कि अब निरोध में आपने रख दिया था, जांच कर रहे थे, उस समय आपने उसको जेल में डाल दिया, अब जांच चल रही है, तो कब तक उस व्यक्ति को जेल में रखोगे, जैसे 6 महीने की अवधि होगी उसके बाद उसे छोड़ना पड़ेगा, और वो अवधि भी जो जांच की कार्रवाई थी वो भी सब क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति निरोध में, या तो पहले ही आदेश निरस्त कर दिया हो मजिस्ट्रेट द्वारा, या आदेश निरस्त नहीं किया और 6 माह से बेचारा जेल में पड़ा है, तो जैसे 6 माह की अवधि होगी उसका निरोध भी समाप्त हो जाएगा और वो जांच भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी अपने आप में। सातवां देखिए, अब इसका लास्ट है, सातवां कहता है जहां कार्रवाई को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए धारा 6 के अधीन निर्देश किया गया है, वहां सेशन न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उसे किए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद्द कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह विशेष कारण पर आधारित नहीं था या अनुचित था। तो ये सेशन न्यायालय की पावर है इसमें, सेशन, ये याद रखना है, सेशन न्यायालय यहाँ कौन आएगा, क्योंकि चूंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पढ़ रहे हैं, और फिर आप सोचोगे कि डीएम करेगा, डीएम नहीं करेगा, कौन करेगा, सेशन न्यायालय, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कार्रवाई वगैरह है, अगर कोई व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति है, कार्रवाई चालू वगैरह रखी है तो सेशन न्यायालय जा सकता है, सेशन न्यायालय में अपना आवेदन कर सकता है। इसमें लिखा है सेशन न्यायालय व्यथित पक्षकार द्वारा उससे की गए आवेदन पर, तो अगर कोई व्यथित पक्षकार है वो सेशन न्यायालय में उस आदेश के खिलाफ क्या कर सकता है, कहाँ आवेदन करेगा,
सेशन न्यायालय में आवेदन करेगा और सेशन न्यायालय को अगर ठीक लगता है तो वो आवेदन को क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है या फिर उसको पुष्ट कर देगा। दो ही काम करेगा ना, तो वो आवेदन को निरस्त कर सकता है। जैसे ही सेशन न्यायालय उस आवेदन को निरस्त करेगा, ये सारी कार्रवाई क्या हो जाएंगी, अपने आप में ही समाप्त हो जाएगी। तो आवेदन जो व्यथित पक्षकार है जिसके खिलाफ जांच हो रही है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो जांच कर रहा है, वो कहाँ आवेदन लगा सकता है, उससे व्यथित है तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट। कहाँ लगाएगा आवेदन, सेशन न्यायालय में आवेदन लगाएगा और सेशन न्यायालय फिर उसके आवेदन की जांच करेगा। जांच में जैसा भी वो उपयुक्त समझता है वैसा वो आदेश पारित कर सकता है। ये है आपका 116, ये इंपॉर्टेंट था ये भी। इसमें दो तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट मिली हैं। एक तो 6 माह की अवधि ये इंपॉर्टेंट मिली है, दूसरा आपका सेशन न्यायालय वाला मिला है ना। दो व्यक्तियों के ये तो खैर कॉमन है, तो ये 2 पॉइंट इसमें आपको इंपॉर्टेंट मिले हैं, ये आपको याद रखने, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना, बीच में से कभी कभी पूछे जाते हैं, इसमें से इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए थोड़ा और देखते हैं। इसके बाद जो है आपका 117 आता है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखें कितना और बचता है, ये जाता है आपका 124 तक। 124, इसको कल ही देख लेंगे क्योंकि याद हो जाएगा, फिर वो दूसरा चैप्टर शुरू होगा, तो इसको कल देख लेंगे। इसको 117 से अपन कल देखेंगे। प्रतिभूति के लिए जो आदेश है 117 से जो कल हो जाएगा, वो परसों से फिर आपका जो है